बहुत सारी बातें हो गई। आज के क्वेश्चंस हल्के से डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, डिफरेंट रहेंगे। जैसे क्वेश्चंस हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे क्वेश्चंस सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे कॉन्सेप्चुअल। आज DSSB के भी क्वेश्चंस हैं, हालांकि दोनों चीजें बिल्कुल अलग नहीं है, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, बस नेचर पूछने का अलग हो जाता है क्वेश्चन का। तो आज के क्वेश्चन बाकी दिनों से थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, फिर कल से उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, मिक्स एंड मैच करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल रखेंगे, है ना। अच्छा, पोल भी तो देना होता है। आज लखन है नहीं और मेरे भाई के हैं एग्जाम्स, तो मुझे खुद ही पोल देना पड़ेगा आप लोगों को, या आज पोल रहने दें, बताओ। चलो, इतने आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, दे देती हूँ पोल। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका, विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। यानी अधिगम की प्रक्रिया को कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक प्रभावित नहीं करता। नॉट लिखा हुआ है, जिन क्वेश्चंस में नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, उनको हमें ध्यान से पढ़ना होता है, उनको ध्यान से आंसर करना होता है। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं बट भटका सकते हैं आपको। अब 50% लोग ही इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं, या मैं कहूँ 48% लोग ही, अगर मैं यहां से देख पाऊं तो कितना 1211 लोगों में 48% ही सही दे पा रहे हैं। मतलब अभी जो पोल लिया है, धीरे धीरे करके पोल में आप आंसर कर रहे होंगे। सी ऑप्शन 47%, यानी हैंड राइटिंग। कितना इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन बना है आज तक? अब तक तो नहीं बना। ये हम पहले ही चैप्टर डेवलपमेंट में, अभी जो लोग सीटेट के बैच में भी पढ़ रहे होंगे, मैं अभी कल परसों ही डिस्कस कर रही थी जब भी आपकी क्लास होती है, मोटर स्किल्स पे हम बात कर रहे थे, फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, ये फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है ना, किससे? शारीरिक विकास से। हैंड राइटिंग जो है वो आपके फिजिकल में भी मोटर डेवलपमेंट से, गतिक विकास से अगर मैं कहूं, है ना। इसका सामाजिक से क्या संबंध है भाई? सोशियो कल्चरल से इसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। सोशियो कल्चरल मतलब जिसमें समाज और संस्कृति प्रभावित होती हो। तो कौन सा एक फैक्टर ऐसा है जिसमें समाज और संस्कृति की बात नहीं होगी? हैंड राइटिंग में कोई समाज संस्कृति नहीं है, चाहे अमेरिका के बच्चे से कुछ लिखवा लो, चाहे यहाँ के बच्चे से लिखवा लो, क्या फर्क पड़ेगा भाई? है जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हम प्रॉपर एक चैप्टर में पढ़ते हैं। हर जगह हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि लिंग एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा बनाया गया है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, ये काम करेंगे, रोल्स जो हमने बनाए हैं। तो लिंग एक सामाजिक संरचित प्रक्रिया है, सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है या कॉन्सेप्ट है। इनकम लेवल भी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही हम देखते हैं, है ना, कि इस समाज में इतने जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो इतना है ना। अगर हम नेशन वाइज देखते हैं, नेशन अपने आप में एक सोशल एस्पेक्ट में ही तो देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद आपका हमारे देश में भाई, अगर कोई मान लो कितना, कुछ टाइम पहले शायद एक डेटा था कि 1% से भी कम लोग हैं जो 1 लाख रुपए जिनकी सैलरी है या इनकम है। दैट मीन्स हम सोशली देख रहे हैं ना कि इंडिया में अमीर गरीब का मतलब अलग होगा, किसी और कंट्री में, डेवलप्ड नेशन में अलग होगा, है ना। तो इनकम लेवल भी क्या है, सामाजिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही हम देखते हैं, समाज और कल्चर में जिस जगह पे हम हैं। तो ये भी एक सामाजिक कॉन्सेप्ट हो गया। लैंग्वेज अगेन प्रभावित होती है आपके समाज और संस्कृति से, है ना। हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, समाज और संस्कृति से ही प्रभावित है। लेकिन हस्तलेखन या हैंड राइटिंग जो है वो आपका मोटर यानी गत्यात्मक विकास से संबंधित है, ना कि सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष से। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक बार पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। मैं एक पोल दे देती हूँ आपको, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा पोल में ही, है ना। अच्छा, एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट करनी थी, या मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। 24 ऑफ मई को आपका मैच है, एक करियर विल ऑर्गेनाइज करा रहा है नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में। तो जितने भी लोग आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, पूरी टीम वहां पे होगी, आप सभी से मिल सकते हैं। और जो लोग का कहीं पे सिलेक्शन हुआ है तो वो लोग खेल भी सकते हैं, है ना, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा टीम में भी। और एक छोटा सा मीटअप हो जाएगा, खाने का प्रबंध है, आप लंच वहीं पे कीजिएगा। 12 बजे तक भी या 10 बजे भी सुबह आप अगर आ रहे हैं, 8:30 बजे या 8 बजे मैच शुरू होगा आई थिंक, तो आप आ सकते हैं। वेन्यू वगैरह मैं कल शेयर कर दूंगी, बाकी की डिटेल्स। ठीक है, तो जो लोग दिल्ली नोएडा में कहीं भी रहते हैं या यूपी में आसपास रहते हैं वो लोग ज्वाइन कर पाएंगे, है ना। चलिए देखिए, समझते हैं कितने भी लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 कैपेसिटी है स्टेडियम की। देखिए, देख रहे हो अब मुझे कैसी कैसी चीजें बीच में याद आ जाती हैं, दिमाग में चीजें इतनी है, कभी भी कहीं भी याद आ जाती हैं। क्वेश्चन आप कह रहे हैं ए, 90% लोग, आइडेंटिफाई द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्सेप्शन टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी गर्भाधान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को क्या कहेंगे? गर्भाधान यानी कॉन्सेप्शन पीरियड, जब से आप गर्भ में
हैं या थे या कोई भी बच्चा एक सेल के रूप में गर्भाधान शुरू हो गया मान लीजिए, तो तब से जन्म तक का, तो जन्म तक प्री नेटल पीरियड कहलाएगा। इसको प्रेगनेंसी कह लीजिए आप आम भाषा में। 9 months 10 days का पीरियड है, 280 दिन कह देते हैं जनरली, और इसके अलावा 40 to 40 वीक्स का टाइम पीरियड कह देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 37 to 40 वीक के बीच में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो हेल्दी माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्री नेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी जन्म से पहले की अवस्था है कि कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान के समय से जन्म तक, तो इसको कॉन्सेप्शन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड कह लीजिए आप, प्री नेटल पीरियड कहेंगे टेक्निकली। ठीक है जी। लेटर चाइल्डहुड क्या है? 6 से 12 वर्ष का समय है लेटर चाइल्डहुड। इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष का समय है जनरली सामान्य भाषा में। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का समय है सामान्य भाषा में। अब मैं सामान्य क्यों कह रही हूं हर बार? क्योंकि अलग अलग लोगों ने इन पे भी अलग अलग बातें कही हैं। किसी के द्वारा इन्फेंसी 5 साल है, किसी के कहने के अनुसार जो है वो आपका कोई बेबीहुड इंक्लूड करेगा, कोई टॉडलरहुड इंक्लूड करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई चाइल्डहुड की बात करेगा। किसी ने डेवलपमेंट की 5 स्टेज दी हैं, किसी ने 3 दी हैं, किसी ने 8 भी दी हैं, 12 भी दी हैं। तो सबका अलग अलग है, बट हम जनरल स्टेजेस याद रखते हैं जो हर जगह पे काम कर जाएं, वो आपकी यही है। जो जनरल स्टेजेस हैं आप लिख भी सकते हैं कहीं पे अगर लिखना चाहते हैं। हर जगह आपकी 99% ऑफ द केसेस में काम कर जाती है, 1% एक्सेप्शन है। आपका प्री नेटल पीरियड हमने अभी समझ ही लिया। प्री नेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, 9 months बिफोर बर्थ, हम ऐसे लिख सकते हैं 9 months बिफोर बर्थ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब जन्म हो गया तो इन्फेंसी शुरू हो गई। इन्फेंसी, शैशवावस्था कहते हैं इसको। जन्म से 2 साल कह लीजिए, 0 to 2 years, क्योंकि साल में काउंट कर रहे हैं ईयर्स में इसलिए 0 लिख रहे हैं, 0 to 2 कह रहे हैं, नहीं तो बर्थ टू 2 भी कह सकते हैं। फिर आता है चाइल्डहुड। अब इस चाइल्डहुड में भी हमने अर्ली और लेटर चाइल्डहुड बांटे हुए हैं, यानी उत्तर और पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड का समय है वो है कुछ 2 से 12 वर्ष तक ओवरऑल। अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें 2 से 6 वर्ष हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, जब वो प्ले वे में जाएगा, यही टॉय एज आपकी कहलाती है। ठीक है, प्ले एज भी इसी को कह रहे हैं। और 6 से 12 साल हो जाएंगे आपके लेटर चाइल्डहुड। ठीक है जी, इतनी बात, बेसिक बातें हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। अब 4th स्टेज की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण, अडोलेसेंस अगर हम कह रहे हैं, अडोलेसेंस जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक, 12 से 18 वर्ष, WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अडल्टहुड और फिर आती है ओल्ड एज। बट हमारे स्कूल लेवल पे या जो भी हम जिस भी एग्जाम में बैठेंगे वहां एडोलेसेंस से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता। तो यहीं तक कहानी समाप्त हो जाएगी। अगर ये 4 स्टेजेस आप ठीक से याद रख पा रहे हैं, इनफ हो जाएगा। वैसे तो ये 6 हो जाएंगे क्योंकि अगर 2 और ऐड करेंगे, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड, बट इतना आप याद रख लीजिए, आपको हर जगह पे ही काम आ जाएगी। ठीक, क्योंकि कई जगह पे बहुत रेयर होता है कि इन्फेंसी किसी के अनुसार पूछ ली, रॉस ने कहा है भाई 5 साल तक होती है। अदरवाइज जनरली अगर आप इन्फेंसी 0 से 5 तक पढ़ेंगे तो आपके 99.9% क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि 0.1% एक्सेप्शंस में ही आपसे इन्फेंसी की एज 5 साल तक पूछ सकता है। यूपी टेट में इस बार इन्होंने गड़बड़ की थी। आते हैं वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, ये नहीं और आएगा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, पढ़ो एक बार। एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे आपको कई चीजें डिस्कस करनी है, याद दिला देना बस। याद आप कैसे दिलाओगे, मैं ही याद रख लूंगी। देखना एक बार, पोल में जवाब देना यार। बीएड को लेके ना अभी भी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो उस पर बात कर लेंगे अगर लगेगा जरूरी है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बस दिल खुश हो जाता है इसमें, खाने का मन भी नहीं करता, मतलब पेट भर जाता है ये सुन के ना। तारीफ के लिए जीता है इंसान। मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करें, चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर टेंड्स टू एक्वायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी अगर आप एक लोकतांत्रिक संस्कृति में हैं, एक लोकतांत्रिक संस्कृति है जहां सबकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, मौका दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप क्या करेंगे, वैसे ही वैल्यूज को और एटीट्यूड्स को एक्वायर कर लेंगे, लोकतांत्रिक ही बन जाएंगे आप भी। दिस स्टेटमेंट क्लैरिफाइज द रोल ऑफ डैश फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, वो अधिगम को प्रभावित करने वाले डैश कारक की भूमिका को स्पष्ट करता है। ठीक है, बताइएगा क्या कहना चाहता है ये फैक्टर, आंसर कीजिएगा, फटाफट बताइए। बी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, 63% लोग। बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कई लोगों को ये एनवायरनमेंट भी लग सकता है कि भाई कल्चर भी तो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है।
बट हमें स्पेसिफिक होकर समझना होगा कि क्वेश्चन ने पूछा हमसे क्या है। हमसे क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा पेड़ पौधे हवाएं चल रही हैं, है ना, वो बॉलीवुड वाला सीन बना हुआ है, वो नहीं है, वो एनवायरमेंट की बात नहीं हो रही अभी यहाँ कल्चरल एनवायरमेंट की बात हो रही है। तो चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर, स्पेसिफिकली कल्चर की बात हो रही है। कल्चर पेड़ पौधे कम है, कल्चर वो जो समाज में चीजें चल रही हैं, जो पहनावा है, जो भी चीजें अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, ये सारी चीजें वहां ज्यादा हैं। ठीक, तो चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर टेंड्स टू एक्वायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी जो बच्चे लोकतांत्रिक संस्कृति में होते हैं वो वहीं के मूल्य और दृष्टिकोणों को प्राप्त कर लेते हैं कि भाई बड़ों को नमस्कार करना है, हो सकता है अमेरिका में पैर छू के नमस्ते ना करते हो, यहाँ पे हम करते हैं, इस कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो यह कथन कि अधिगम जो लर्निंग है आपकी वो किससे प्रभावित होती है, कल्चर से प्रभावित होती है, ये तो यही कहता है। भाई यहाँ पे जलवायु की बात तो हो नहीं रही है कि पर्यावरण हवाएं और ये सब की तो बात नहीं हो रही है। होने को अगर ये लोग आंसर दे देते हैं इसको ठीक, तो हम मान सकते थे, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये उत्तर हो जाए। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट हो गया यहाँ पे जेनरिक वर्ड, बात हो रही है स्पेसिफिकली कल्चर की या सोसाइटी की बात हो रही है, तो उस केस में हम आंसर वो मार्क नहीं कर पाएंगे। ठीक, इमोशनल की तो बात ही नहीं हो रही, साइकोलॉजिकल की भी बात नहीं हो रही, बात है कल्चर की, सांस्कृतिक माहौल की या परिवेश की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 20 क्वेश्चंस करेंगे, अगेन आसान क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार पूछा है आपसे कुछ, एक बार पढ़िए, मैं आपको पोल दे देती हूँ। वैसे तो ये बच्चा सा क्वेश्चन है, लड्डू है एकदम, आप खा जाएंगे इसको, है ना। इससे आसान क्वेश्चन ना बना है, ना बनेगा, ना बन सकता है, राइट। आ जाओ फटाफट से। अगर हम बात करते हैं कि जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज डैश स्टेजेस, यानी संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे सिद्धांत के कितने चरण हैं, यानी जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं। सोचो, एक नंबर में ये डीट प्लेस में भी पूछ लेगा, ये हो सकता है कल को केवीएस में भी पूछ ले, ये आपके सीटेट में भी आता है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन धरती पे नहीं बना कहीं, है ना। तो कितनी स्टेजेस हैं, एस पी सी एफ, सिंपली याद रखना है, सम पीपल कांट फोकस, SPCF से याद रखना है। 87% लोग डी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, यानी गत्यात्मक अवस्था, जब अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चा दुनिया की समझ बनाता है, 0 to 2 years का टाइम है। फिर उसके बाद P फॉर प्री ऑपरेशनल, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कितना, 2 से 7 वर्ष। फिर उसके बाद C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां लॉजिक आएगा सबसे पहले, 7 से 11 वर्ष। ठीक, फिर आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, ये 11 है, अब कह लीजिए 11 से 16 जनरली लोग कह देते हैं। तो ये हमें याद रखनी है, बेसिक चीजें, ये तो हमारे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इतनी इजी चीजें हैं ये। ठीक है, 10 स्टेजेस एज सच हमने देखी नहीं है किसी की यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। इन्होंने, इनकी थियरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी मेंटल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बिना पोल के ही जवाब दे दीजिए, नहीं तो पोल में लग जाएगा समय, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील द डैश थिंग्स, यानी भावनात्मक डोमेन या अफेक्टिव डोमेन जो है वो अपने अंदर इंक्लूड करता है, शामिल करता है किस तरह की चीजों से जिनसे हम निपटते हैं या डील करते हैं, एनालिटिकल, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली या इमोशनली। अफेक्टिव डोमेन हम सबको पता है ना, इमोशनली या इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है कौन, अफेक्टिव डोमेन। हिंदी में तो भावनात्मक ही कहते हैं। किसकी बात हो रही है, BS ब्लूम की बात हो रही है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम की बात हो रही है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम सब ने पढ़ी है, एक पार्ट मैंने बनाया भी हुआ है, बाकी के दोनों पार्ट भी किसी दिन मैं कराऊंगी, यूट्यूब पे ही करा दूंगी, ये भी कहीं नोट करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना बस, ठीक है। जो वीडियोस अभी नहीं आ रहे हैं डोंट वरी, सब आएंगे एक साथ। आते हैं आगे बढ़ते हैं, सब फोन में नोट किए जा रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा एक बार। इससे पहले हमें अफेक्टिव डोमेन पे बात करना जरूरी है। ठीक भाई, अगर हम BS ब्लूम की बात करें, मैंने आपको एक चीज बताई थी, CAP कैप, सर पे लगाने वाली कैप, टोपी। ठीक, मतलब BS ब्लूम ने 3 डोमेन या 3 एस्पेक्ट बताए थे। C फॉर कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें आपका हेड यानी दिमाग या मस्तिष्क इन्वॉल्व होगा। फिर है A फॉर अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट। इसी की बात हो रही थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, है ना, हमारे इमोशंस से जोड़ दीजिए आप। हेड या फिर हार्ट कहते हैं इसको, इमोशनल डोमेन को हेड के साथ, जैसे हार्ट भी कह सकते हैं। हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा गांधी जी ने भी कहा।
साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर होता है गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष बोले तो जिसमें डूइंग एस्पेक्ट या हैंड, है ना, एक्टिविटीज हम हैंड से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे व्यवहार का फीलिंग पक्ष है, यानी महसूस करने वाली जितनी भी चीजें होंगी वो अफेक्टिव डोमेन से जुड़ी होंगी, ए फॉर अफेक्टिव। कॉग्निटिव डोमेन से जो दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं, यानी थिंकिंग एस्पेक्ट जुड़ा हुआ होगा, सोचेंगे कहां से, दिमाग से सोचेंगे, तो ये किस में आएगा, कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं मैं आपको। साइकोमोटर यानी हैंड, मतलब डूइंग एस्पेक्ट ऑफ आर बिहेवियर, यानी व्यवहार का करना पक्ष किससे संबंधित है, तो साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। हल्की सी बात है बट बहुत काम की है, पेपर में क्वेश्चन आता ही है। किसने दिया है ये जो टैक्सोनॉमी है, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, तो बीएस ब्लूम ने दिया है। किसने दिया है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। जो लोग नए हैं उनके साथ मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ, जो लोग पहले से सीख रहे हैं उनको नहीं कह रही हूँ कि ऐसे बच्चों की तरह बात कर रही हूँ, है ना। देखो बीएस ब्लूम, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है हमें। तो बेसिकली ये कहते हैं कि भाई तीनों को इस तरह से जोड़ो कि बच्चा बेस्ट तरीके से सीख पाए। उसका हैंड यानी फिजिकल एक्टिविटी भी, हेड यानी उसका मस्तिष्क दिमाग भी इन्वॉल्व हो सीखने में, और हार्ट यानी इमोशंस भी इन्वॉल्व हो। जिस चीज में मजा आ रहा है आप क्यों कर रहे हैं ज्यादा, आपको यहाँ क्लास में मजा आ रहा है तभी आ रहे हैं ना आप, कल तो पेपर नहीं है कोई, है ना, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम कर रहे होंगे बट जो लोग पोल पे आंसर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। दैट मीन्स तीनों एस्पेक्ट जोड़ गए, लर्निंग मस्त होगी, बढ़िया होगी, ठीक। चले आगे बढ़े। तो ये बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने दिया है, और इस पे महात्मा गांधी ने भी बात की, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा की, यानी दिल, दिमाग और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक पक्ष, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और इन तीनों ही डोमेन में बीएस ब्लूम ने तीनों ही डोमेन में इसमें 6 एस्पेक्ट्स की बात की है ना, फिर इसमें 5 एस्पेक्ट्स की बात की है, फिर इसमें 6 एस्पेक्ट्स की बात की है। तो इनके अंदर भी अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे कॉग्निटिव में नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवैल्यूएशन है, ये 6 चीजें हैं। फिर अफेक्टिव में आपका रिसीविंग हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, वैल्यूइंग हो गया। फिर आपका साइकोमोटर है, उसमें अलग अलग तरह के रिफ्लेक्सेस और ये सब हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और पोल में भी जवाब दीजिएगा। मैं पोल दे देती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है सर। बोर तो नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे। लगभग 5000 लोग हम जुड़ चुके हैं और सिर्फ 2400 लोगों ने लाइक किया। आधे ही लोग लाइक कर पाते हैं, बाकी भूल जाते हैं, डूब जाते हैं। इतना अच्छा डिस्कस करती हूँ मैं, शाबाश हिमांशी, देख रहे हो, सेल्फ लव। ओके चलिए, ये कौन हंस रहा है इतना आंखें बंद कर करके, ओम नमः शिवाय। अच्छा 85% लोग डी कह रहे हैं आंसर। चलिए देखते हैं कैसे सही है कैसे गलत है। द कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष, जो अभी हमने कहानी पे बात की थी, यानी हेड यानी दिमाग से संबंधित जो पक्ष है बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में डैश और डैश कौशल का विकास होता है। सिंगिंग संज्ञानात्मक में, ये तो मोटर से रिलेटेड हो जाएगा कुछ हद तक, चलो मान लेते हैं, बट डांस तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलो लैंग्वेज आपने जोड़ दी तो आपने कह दिया चलो सिंगिंग होगा। थियरी और ड्राइंग, थियरी और ड्राइंग क्या कहते हो, होना चाहिए? मोटर एस्पेक्ट से ज्यादा संबंधित हो गया, ये भी फाइन मोटर स्किल से संबंधित हो गया ड्राइंग जो है आपका। नॉलेज चलो ठीक है, बिल्कुल दिमाग से जुड़ा हुआ है। राइटिंग, साइकोमोटर जो मोटर एस्पेक्ट है आपका वो ज्यादा राइटिंग से जुड़ा हुआ होगा, ठीक। तो नॉलेज बिल्कुल ठीक है बात। और इंटेलेक्चुअल पक्ष यानी बौद्धिक पक्ष, तो ज्ञान और मेंटल स्किल्स जितनी भी हैं, चाहे वो सोचना यानी थिंकिंग हो, इमेजिनेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इसमें वैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें थी। तो कॉग्निटिव डोमेन में अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है, नॉलेज, यानी आप नॉलेज कैसे बिल्ड करेंगे, बनाएंगे कैसे, दिमाग से करेंगे यहाँ पे, तो नॉलेज का एस्पेक्ट है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी दिमाग से संबंधित बौद्धिक जो कौशल हैं वो विकसित होंगे। बौद्धिक कौशल कौन से होते हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, रीजनिंग, ये सारी चीजें, ठीक। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, अगर आप लोग दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं आप उत्तर, बढ़िया दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को। पोल में जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग हो सकते हैं कंफ्यूज। मैं इस पे आपको कुछ चीजें डिस्कस भी करूंगी। यही क्वेश्चन था जिसके बारे में आई वाज टॉकिंग अबाउट। मेरी जब इस पे नजर पड़ी पीपीटी में तो मैंने देखा कि यार इस पे तो डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि ये कंफ्यूज आपको कर सकता है। आजकल स्टेजेस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं लोगों को, ठीक है। क्लीन नहीं दिखाई पड़ रहा,
आप अपने सेटिंग सेक्शन में जाइए और वहां से 1080p या 720p हाईएस्ट क्वालिटी चूज कीजिए। डी ऑप्शन 42% लोग कह रहे हैं। कौन है ये लवली मैम कह रहे हैं? हिमांशी मैम कहा करो। पहली बात तो मैम ही मत कहा करो, अब तो इतनी आदत हो गई ना। आज तो थंबनेल पे किसी ने लिख के भेज दिया मैम, मैंने कह रही मैम हटवा दो, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या ही हो गई हूँ, चुपचाप से सही नाम लिखवा दो। उड़ीसा से हूँ। अच्छा, बीएड क्लियर करने, कर लो, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर, बहुत बातें करते हो, मैं आपसे ज्यादा और आप मेरे से ज्यादा। द पीरियड जस्ट आफ्टर द बेबीहुड आफ्टर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ इज ऑल्सो नोन एज डैश। यानी बेबीहुड के जस्ट बाद लगभग 1.5 साल तक आप जो भी पीरियड आएगा उसको क्या कहेंगे? अलग अलग आंसर आ रहे हैं। टॉडलरहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस या प्री स्कूल चाइल्डहुड, बताइएगा एक बार। 47% लोग आंसर दे रहे हैं आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 47% लोग आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, जो कि कायदे में बनता भी था। जो जनरल बेबीहुड की स्टेजेस हैं उनमें यही रहता है कि 2-2.5 साल तक आपका वो चलेगा। बहुत सारी जगह पे 2 वीक्स टू 2 ईयर्स तक आपका बेबीहुड होता है ना। ये तो खैर नहीं होगा, ये तो आपका फिर सीधा 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 हो जाएगा। अगर हम उस केस में देखें तो अर्ली चाइल्डहुड वाला पीरियड हो जाएगा। ये 12 से 18 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अडल्टहुड हो ही नहीं सकता, तो इसका एकमात्र उत्तर बचता है टॉडलरहुड। ठीक, अब इसमें भी लेकिन कुछ जगह पे आपको टॉडलरहुड की एज कुछ और मिलेगी, कुछ जगह पे कुछ और मिलेगी। जो CDC आई थिंक बोलते हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CDC बोलते हैं, तो उनके अनुसार क्या है कि 2 से 3 वर्ष का समय वो कहते हैं कि टॉडलरहुड है, और कई जगह पे 1 से 3 वर्ष का समय भी आपको टॉडलरहुड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के ठीक बाद लगभग, ये बाल्यावस्था को यहाँ पे बाल्यावस्था वो वाला मत ले लेना 2 से 12 वाला, इसको बेबीहुड लेना। अब बेबीहुड क्या है, अलग अलग है हर जगह पे। पहले तो इसका आंसर लिखो डगमगाते हुए, ये लगभग 1.5 साल से शुरू हो जाता है। 2 से 3 तो CDC की वेबसाइट जो है वही ऑफिशियली इस बात को मानती है कि 2 से 3 वर्ष का बच्चा टॉडलर कहलाएगा। टॉडलर का मतलब क्या है, जब वो लड़खड़ा के चलना सीख ले डगमगाते हुए। ठीक है, तो 2 to 3 ईयर्स का टाइम पीरियड हम यहाँ पे टॉडलर को दे रहे हैं। बाकी ऑप्शंस यहाँ सही हो नहीं सकते, इसलिए यही बचता है हमारे पास। ठीक है, इसको समझते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो समझने लायक हैं। चलिए, 2-3 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है नियोनेट। नियोनेट होता है नवजात। ठीक है, पोल हटा देती हूं मैं। नियोनेट बोले तो नवजात, जो बिल्कुल ताजा ताजा बच्चा है ना, नियोनेट। 2-3 वर्ड हैं जिनको समझना यहाँ महत्वपूर्ण है, और ये ऑप्शन के हिसाब से जाएगा। जैसे ऑप्शन दिया होगा पेपर में वैसे आप उत्तर लगाएंगे, इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, टॉडलरहुड नहीं पढ़ा ना, पढ़ना भी नहीं होता जनरली, बट आप एक्स्ट्रा में इसको लिखेंगे कहीं पे, है ना। ये ऐसी चीज नहीं है, अगर मैं इसको स्टेजेस में पढ़ाऊंगी तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये जनरली आता भी नहीं है कहीं, और कोई फिक्स्ड नहीं है। किसी एक राइटर के अकॉर्डिंग, या किसी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ और साल होंगे, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और पीरियड आपका टॉडलरहुड में डाल दिया होगा, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, और पूछा भी बहुत कम ही जाता है। नवजात कह रहे हैं हम, नियोनेट को हम नवजात कह रहे हैं। इसकी अवधि होती है आपकी जन्म से राइट आफ्टर बर्थ, जब आपकी कौन सी नाल है वो कटती है। अभी कुछ दिन पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इंग्लिश में उसको कुछ तो बोलते हैं। तो बेसिकली बर्थ टू 15 डेज कहेंगे कई लोग, और कई जगह पे बर्थ टू 4 वीक्स भी मिलेगा आपको ये। ठीक है, और कई जगह पे 2 महीने तक भी दे देंगे। तो जनरली आप इसको 28 दिन तक का समय मानिए या 1 महीने का समय मानिए। ठीक है, इसको अगर हम बात करें, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट, अम्बिलिकल कॉर्ड जब आपकी कटेगी, गर्भनाल बोल रहे हैं, हाँ, उसके जस्ट बाद वाला जो समय वो नियोनेट पीरियड शुरू हो जाता है, उसको पॉर्शनेट काल बोलते हैं, उससे पहले वाले को। ठीक है, अगर हम बात करें नियोनेट की, तो ये बर्थ टू 4 वीक्स या 28 दिन हम जनरली मान के चलेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें यहां, तो फिर हम कहते हैं इन्फेंट है भाई बच्चा, जन्म से 1 साल तक कई लोग इन्फेंट कहेंगे। अब ये इन्फेंसी की डेफिनेशन आप मत याद रखिएगा, क्योंकि आपको जन्म से 2 वर्ष याद रखनी है, जनरली आपके काम वही आनी है। ठीक है जी, जनरली आपके काम वही आनी है। इतनी बात क्लियर है। बेबीहुड, बेबीहुड जनरली लोग कहते हैं कि 2 वीक्स टू 2 ईयर्स, 2 वीक्स टू 2 ईयर्स। ठीक, फिर आता है थर्ड, जिस पे हम बात कर रहे थे अभी, टॉडलरहुड।
ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो इनको एक साथ मत जोड़ दीजिएगा कि टाइम आगे पीछे कैसे चल रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका टॉडलरहुड, जिसको हम 2 से 3 साल का समय कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अगर जरूरत पड़े ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप 1 से 3 वर्ष भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ जगहों पे 1 से 3 वर्ष भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नीडेड चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो जरूरी नहीं आपके सिलेबस में पढ़े आप, बट पेपर के अकॉर्डिंग अगर पेपर में पूछ ले, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। पढ़ भी सकते हैं अगर बहुत ज्यादा समय हो तो, बट ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा इसको ऐसे समझिएगा, लीव इट। आपने जो स्टेजेस अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, आपकी इन्फेंसी थी या प्री नेटल स्टेज थी, जन्म से 9 माह पूर्व, उसके बाद आपने इन्फेंसी पढ़ी थी, फिर चाइल्डहुड था जिसमें अर्ली और लेटर चाइल्डहुड था, उसके बाद आपका एडोलेसेंस था, देन आपका अडल्टहुड है, वो हम पढ़ते नहीं क्योंकि स्कूल लेवल पे कहीं पूछा नहीं जाएगा, और फिर आता है ओल्ड एज। आपको इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक मेनली याद रखना है, शैशवावस्था से आपका हम कहेंगे किशोरावस्था तक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। उसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। नियोनेट यानी नवजात शिशु, कब से कब तक, अम्बिलिकल कॉर्ड के कटने से लेकर के यानी जन्म से 4 हफ्ते या 28 दिन तक का समय। बेबीहुड 2 हफ्ते से 2 साल तक का समय। टॉडलरहुड 2 से 3 वर्ष का समय। तो ये आपको ऐसे याद रख लेनी है जिससे आपका 1 नंबर बच जाए या आ जाए। थोड़ा बहुत 1 आध साल या कुछ महीने इधर उधर या कुछ दिन इधर उधर हो जाएंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा टोटली। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। कोई कह रहा है आपकी क्लास नोट्स वाली बुक में प्याज वाली थियोरी नहीं है, अच्छा जी, और कुछ है दी हुई है, बाकी फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी। इतने कॉन्सेप्ट हो गए ना, और इतनी चीजें चल रही हैं, इतनी सारी बुक्स चल रही हैं पैरेलली, कि दिमाग में इधर उधर हो जाती हैं चीजें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अपडेट करा देंगे, नहीं होगी तो उसका वैसे भी हिंदी वर्जन आएगा। द साइकोमोटर डोमेन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। मैं पोल भी दे देती हूँ आपको, आसान क्वेश्चन है वैसे। देखो एक बार, बहुत ही बढ़िया, लाइक शेयर कर दो यार, एनर्जी बढ़ाओ एकदम, है। देखो एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, द साइकोमोटर डोमेन यानी गत्यात्मक पक्ष की अगर हम बात करें, गत्यात्मक पक्ष हमें पता है अभी हैंड की बात की थी हमने, या डूइंग एस्पेक्ट की बात की थी, या फिजिकल एस्पेक्ट की बात की थी, जिसमें दौड़ना कूदना फिरना मतलब चलने की बात आई। मोटर मतलब फिजिकल एस्पेक्ट जुड़ा होगा, मोटर का मतलब ये गति करना, है ना। आपके घर की मोटर भी गति करती है ना, उसी सेंस में। तो द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट्स यानी शारीरिक गति, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, बैलेंस। एक तरह से अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। फिजिकल मूवमेंट, चलना फिरना दौड़ना भागना, एंड यूज ऑफ द डैश स्किल्स, नॉलेज, ये तो दिमाग से संबंधित है, कॉग्निटिव है, ये साइकोमोटर में थोड़े ना आएगा। मोटर स्किल्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, गत्यात्मक पक्ष जिसमें चलना फिरना दौड़ना कूदना भागना सब आ जाएगा, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो, राइट। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये सब कॉग्निशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, गत्यात्मक पक्ष की या मोटर स्किल्स की, जिसमें गति करना शामिल होगा। तो जिसमें शारीरिक गति, समन्वयन और गत्यात्मक कौशल का उपयोग होगा, उसको हम साइकोमोटर पक्ष या गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, पढ़िएगा। आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पोल नहीं दे रही हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। अगर आप पढ़ के समझ जाते हैं क्वेश्चंस को तो बहुत आसान सा सवाल है। बच्ची है कीड़ा या कीड़ा या वॉट एवर द नेम इज, हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, पेपर में इसी तरह से गिवन है D+B के, है ना। कीड़ा है किड़ा है जो भी है, एट दिस स्टेज अंडरस्टैंड दैट इफ यू ब्रेक अ कैंडी, एक कैंडी है, वो कैंडी नहीं आती खाने वाली, चॉकलेट मान लीजिए आप, इनटू स्मॉलर पीसेस, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। मान लीजिए इतनी बड़ी सी चॉकलेट है, एक कैंडी है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, इट विल बी द सेम अमाउंट। अब वो ये समझती है कि छोटे छोटे पीसेस बेशक कर दिए, लेकिन जितनी वो एक कैंडी थी उतने ही ये पीसेस मिला करके भी होंगे। एज वेन द कैंडी वॉज होल, तो जितनी अमाउंट वो होल की थी उतनी ही पीसेस की भी है। ऐसा नहीं है कि पीसेस नंबर्स में ज्यादा हो गए हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ गई है। अगर वो पीसेस कितने, जो क्वांटिटी थी वो सेम ही है, अभी भी सेम ही है, बस तोड़ के आपने पीसेस बढ़ा दिए हैं। ये बच्चा कब समझने लगेगा, तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझने लग जाता है। क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन आ जाएगा, संरक्षण आ जाएगा। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ये। प्री ऑपरेशनल में नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अभी तो वो क्या है, कंजर्वेशन लैक करता है।
ठीक है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते थे। अच्छा, ध्यान रखना है हमें, जो प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 3 चीजें आती हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी से आपको याद कराया हुआ है, याद कीजिए फटाफट से क्या क्या आता है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है प्याजे की 7 से 11 वर्ष की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे जिसको, ठीक है, क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे CCS, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ना ये कोई कंप्यूटर सर्विसेज की बात हो रही है, सिंपल क्लासिफिकेशन, यानी बच्चे को वर्गीकरण आ जाएगा, अलग अलग विशेषताओं के आधार पे वो वर्गीकृत यानी विभाजित कर पाएगा, अलग अलग कैटेगरी में डाल पाएगा चीजों को। दूसरी चीज है कंजर्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, संरक्षण कहते हैं हिंदी में। और ये किसकी वजह से आता है, तो ये सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन का जो गुण है वो उसके अंदर आ जाएगा। कंजर्वेशन कमी किस वजह से होती है, लैक ऑफ डिसेंट्रेशन, यानी बच्चा विकेंद्रीकरण नहीं कर पाता, अलग अलग पक्षों पे फोकस नहीं कर पाता, लास्ट क्लास में समझा था। और एस फॉर होता है सीरिएशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और इन सब में वो लगाने लगेगा। तो होपफुली ये तीनों चीजें जो है आपकी अचीव हो जाती हैं। ये अचीवमेंट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, क्या है, अचीवमेंट है, राइट। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो बता दीजिए, हो रही होगी तो हम 300 बार बताएंगे। पीडीएफ के साथ आंसर भी दे दीजिए। ये कौन कह रहा है, सतापाथी कह रहे हैं ये इतना डिस्कशन इतनी देर से जो हम बातें कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि आंसर आपके दिमाग में बैठ सके, उस पीडीएफ को आप मार्क कर सके, है ना, वो आपके लिए वर्कशीट के जैसी बन जाए, ठीक है। अगर आंसर साथ में ही मिलेंगे तो फिर यहाँ पढ़ाई का क्या फायदा हुआ, देने को तो दे देंगे, ठीक। कितने लोग इस बात के पक्ष में बताना, एक दिन पोल रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और पोल भी मैं दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए आराम से, है ना। आज क्वेश्चन मुश्किल नहीं लग रहे होंगे उन लोगों को जिनके रोज नंबर अच्छे आ रहे थे, क्योंकि ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, है ना। देख रहे हो कितना इजी कर दिया DEET+B ने सब कुछ। इससे मुश्किल तो सीटेट में क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। देखिए एक बार, मजाक कर रही हूँ, चलो वहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं तो एक सेक्शन इजी होगा, एक मुश्किल भी होगा, ठीक है। देखो आपकी राइटिंग, क्या आपकी राइटिंग पहले से काफी अच्छी हो गई। कुमारी सौरभ कह रहे हैं, देख रहे हो सौरभ, देख रहे हो, इसे प्रोग्रेस कहते हैं। बेसिकली जब मैं ठहराव से लिखती हूँ तो मेरी राइटिंग ठीक आती है, और जब मैं भूचाल में लिखती हूँ तो यही होता है। बाकी हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी इवॉल्व, और होना ही चाहिए। खैर, दिस रेफर्स टू दी लर्नर्स एक्टिव, और बोर्ड की आदत भी तो हो जाती है ना। दिस रेफर्स टू दी लर्नर्स एक्टिव अटेंशन टू दी स्टिमुलाई एंड हिज और हर मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों का उद्दीपनों पर सक्रिय रूप से ध्यान देना और सीखने के लिए उसकी प्रेरणा। यानी जो स्टिमुलस है कोई भी एनवायरनमेंट में, स्टिमुलस हो सकता है कोई गाना बजा और आपने डांस करना शुरू कर दिया, ये क्या हुआ, एक स्टिमुलस था, एक उद्दीपक था जो आपके दिमाग तक गया और आपने रिस्पॉन्ड किया, डांस करना शुरू कर दिया मजे में, ठीक है। क्लियर है बात। तो दिस रेफर्स टू द लर्नर्स एक्टिव अटेंशन, आपकी अटेंशन एक स्टिमुलाई पे गई, एक उद्दीपक पे गई, एंड हिज और हर मोटिवेशन टू लर्न, ये वैल्यूइंग से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, रिसीविंग से है, रिस्पॉन्डिंग से है। देखो इसका डी आंसर है रिस्पॉन्डिंग, ठीक। ये आपके जो ये सारी चीजें हैं ये आपकी किससे संबंधित है, अफेक्टिव डोमेन से संबंधित हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग तो चलो उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आपके बिल्कुल भी संबंधित नहीं है किससे, साइकोमोटर से। तो ये रिस्पॉन्डिंग है कि आप जो रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, कितने आप मोटिवेटेड हैं और कैसे आपने स्टिमुलस को लिया है, ये आपके रिस्पॉन्डिंग डोमेन में जाएगा। ये किसका है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ही बात हो रही है इस क्वेश्चन में भी, इसको कहीं और मत ले जाना। अगर टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ी है तो गलत जवाब दोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक बार पढ़िएगा। मैं आपको पोल भी दे देती हूँ, पोल में भी जवाब आप कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन और हैं, थोड़े ज्यादा स्लो चल रहे हैं क्या हम, बट मैंने सोचा अब थोड़ा सा सुकून से ही चलेंगे, डोंट वरी। देखिए, द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट और यूनिक न्यू होल इज नोन एज, यानी पार्ट्स को एक साथ लाया गया किसके लिए, कि एक नया होल बन सके, एक नया होल बन सके, ठीक है। वी पुट पार्ट्स टुगेदर, मान लीजिए पेन है तो इसके आगे का जो निब है वो साथ में लगाया गया, इसका इंक अंदर डाल गया, पीछे से इसको टाइट किया गया, है ना। तो हमने क्या किया, पार्ट्स को हम साथ में लाए, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, साथ में लाए एक होल बनाने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, जब पार्ट्स को निकाला जाए, अलग अलग किया जाए, तो वो कहलाता है एनालिसिस। जब पार्ट्स को एक साथ लाके कुछ नया क्रिएट किया जाए तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। सिंथेसिस कहते हैं जब पार्ट्स में विभाजित करें,
तो हम विश्लेषण कहेंगे। लेकिन जब हम जोड़े पार्ट्स को तो ये सिंथेसिस कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करने की उस सेंस में बात नहीं की गई कि आंसर क्रिएटिंग होता, नहीं तो क्रिएटिंग तब होता जब नई टेक्सोनॉमी के अनुसार पूछा जाता। जो ब्लूम की 1956 वाली टेक्सोनॉमी है उसमें ये आईएनजी नहीं लगी हुई, और अगर हम बात करें जो 2001 वाली टेक्सोनॉमी है उसके अनुसार ये क्रिएटिंग हो सकता था। बट क्रिएटिंग का सेंस डिफरेंट होता। अगर आपसे क्वेश्चन क्रिएटिंग का पूछा होता तो ये नहीं कहता कि किसी भी चीज के पार्ट्स को हम एक साथ ले आए तो अब उसको क्या कहेंगे, वहां पे कहता आप नेक्स्ट लेवल पावर्स यूज कर रहे हैं, अपना जो भी आपने सीखा है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। तो भाषा में फर्क है, ठीक, इसलिए सी नहीं होगा, सिंथेसिस होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा एक बार, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं अगेन पोल नहीं दे रही हूं आपको। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द चाइल्ड एक्वायर्स द स्किल ऑफ यूजिंग सिंबल्स, यानी बच्चा सिंबल्स को यूज करने की स्किल या कौशल, भाषा का इस्तेमाल करने का कौशल किस स्टेज पर सीख लेता है, बताइएगा एक बार। भाषा को इस्तेमाल करने का कौशल और ये जो सिंबल है इनको इस्तेमाल करने का कौशल किस स्टेज पर सीख लेगा। सब अपनी अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं, बिना पोल के आजकल पता नहीं लगता। तो आंसर वैसे इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सिंबॉलिक जो स्टेज है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल आंसर है, इसमें कोई भी खतरनाक बात नहीं है जिसको समझने में दिक्कत हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, और इसके लिए मैं आपको पोल भी प्रदर्शित कर देती हूँ आपके सामने, जिससे कि आप पोल में भी जवाब दे पाए, है ना। अब तो आप लोगों को इन क्वेश्चन में मजा कम आ रहा होगा, इजी लग रहे होंगे, नहीं कल से फिर से वही डेली इस तरह के क्वेश्चन कम मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कहता है विच पीरियड इज अ टाइम ऑफ सडन डाइवर्स, यानी अचानक से क्या कहेंगे, विविध, भ्रमित यानी कंफ्यूजिंग, फ्राइटनिंग मूड स्विंग्स, सॉरी, है ना, भयावह मतलब खतरनाक मूड स्विंग्स। 1 मिनट में बहुत अच्छा मूड, 1 मिनट में फाड़ खाने को तैयार, कंफ्यूजन में है ना, एकदम बहुत एक्साइटमेंट, बिल्कुल लो है एनर्जी में, है ना। सडन डाइवर्स मतलब अचानक से अलग अलग मूड्स, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है बच्चा नहीं है अब, ये क्या है, एडोलेसेंट है। क्या है ये, किशोरावस्था है। इन शॉर्ट इन्होंने भाषा को बदल के ये पूछा है विच पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था। तो क्या है ये, 12 से 18 वर्ष। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट जो है, विद्रोह की भावना, इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से अस्थिरता, स्थिर नहीं है बच्चा। क्यों, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हार्मोनल इतने सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। सेज में प्यूबर्टी हिट करती है कि बच्चे के अंदर कंफ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस है कि मैं करूंगा क्या जीवन में, मेरी क्या आइडेंटिटी होगी। अचानक से बहुत सारे डाइवर्स चीजें दिमाग में आएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, ये एडोलेसेंस से संबंधित हैं। सिंपल आंसर है इसका, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा फटाफट से। आगे बढ़ेंगे, इसका पोल आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन में पोल दिया जाएगा, एक क्वेश्चन में पोल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो बताओ। रात वाला सेशन तो इतना सूदिंग हो जाता है ना, मेरे लिए भी मजा आ जाता है एकदम। देखो एक बार, क्वेश्चन 14 है, इफ द स्कूल एनवायरमेंट इज डैश इट अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस। यदि स्कूल एनवायरमेंट, यदि विद्यालय का जो वातावरण है, माहौल है, ऐसा है, ऐसा ही आपको चूज करना है कि कैसा है, तो यह अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है। अनुपयुक्त यानी अनसूटेबल है, डिसिप्लिन्ड है, पॉजिटिव है या हार्मोनियस है। अब यहाँ पे आपको खुद से समझना होगा कि पॉजिटिवली अफेक्ट करने की बात कर रहे हैं या नेगेटिव। तो अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आप इस अफेक्ट को क्या समझेंगे कि भाई नेगेटिवली ही अफेक्ट करने की बात कर रहा होगा। अगर इफेक्ट होता तो हम पॉजिटिव मान लेते। दूसरा एक साइन क्या है इसमें आंसर चूज करने का, ये तीनों ही पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स कोई एक चीज है जो अलग सी यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, वो है अनसूटेबल एनवायरमेंट। यदि है तो बच्चों का जो अधिगम है, अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, दैट मीन्स नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पहले से ही कुछ और शब्द होते, क्योंकि पॉजिटिव में तो फिर डिसिप्लिन्ड है तब भी अच्छा है, पॉजिटिव है, हार्मोनियस है, एक ही बात है। तो सिर्फ ए ऑप्शन ही आपका सही उत्तर बचेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अनसूटेबल है यानी अनुपयुक्त है, बच्चे को डांटना, मारना, पीटना, इस तरह का माहौल है, अनहेल्दी है, तो बच्चे की लर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा, वो ठीक से नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन विच डोमेन द हायरार्की रेंजेस फ्रॉम रिफ्लेक्सेस एंड बेसिक मूवमेंट टू नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन एंड मीनिंगफुली एक्सप्रेसिव एक्टिविटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। क्वेश्चन है, किस डोमेन में पदानुक्रम, रिफ्लेक्सेस और बुनियादी आंदोलन, ये हिंदी इसकी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी क्योंकि आपके पेपर में भी ट्रांसलेटेड ही आती है ना। अर्जुन वर्मा कुछ पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ सुपर चैट करेंगे, 100 रुपया ऐसे ही उड़ा देंगे हैं, पूछेंगे नहीं कुछ, या खुशी में दे रहे हैं,
अच्छा धन्यवाद। चलिए अब क्या कहें आपको, आगे बताइए। ये फीचर ही हमने इसलिए ऑन छोड़ा हुआ है, अदरवाइज तो मेंबरशिप वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है चैनल पे, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें। अगर बहुत सारे लोग हैं, 5,5140 लोगों में कैसे पूछोगे क्वेश्चन? अगर किसी का सीरियस क्वेश्चन है तो सुपर चैट करके पूछेगा। देखो एक बार, अगर हम बात करें इन विच डोमेन द हायरार्की रेंजेस फ्रॉम रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस होते हैं अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है ना। आपकी हार्ट बीट, आपकी जो पलके हैं उनका झपकना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब बचपन में तो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं होता है ना। बच्चे एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, आप बच्चे के हाथ में कुछ भी रखेंगे वो ऐसे पकड़ लेगा, उसको ऐसे टच करेंगे वो ऐसे ऐसे करेगा। एक आपका दूसरा रिफ्लेक्स होता है, पैर में अगर आप टच करेंगे तो वो अचानक से ऐसे करेगा। यानी अनैच्छिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, बाद में कम बच जाती हैं। बेसिक मूवमेंट, चलना फिरना दौड़ना। टू नॉन डिस्कर्सिव, नॉन डिस्कर्सिव होता है, अब आप स्माइल करेंगे तो भी आपके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप सार्केस्टिकली स्माइल कर रहे हैं या फिर आप सच में खुश हैं, है ना। या कोई जो डांसर है, अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता लग जाएगा कि वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। एक है रिफ्लेक्सेस यानी अनैच्छिक क्रियाएं, जब आपके कंट्रोल में ही नहीं है चीजें, ठीक है। फिर दूसरा है आपका बेसिक मूवमेंट्स, जब आपके कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं चीजें, जैसे चलना फिरना और ये सारी चीजें। तीसरा है हाईएस्ट लेवल, जिसको हम कह रहे हैं डिस्कर्सिव। हालांकि इसके बीच में और भी लेवल्स आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी भी। तो ये डिस्कर्सिव है जब आप बस अपने एक्सप्रेशन से ही बदलाव या जो भी इमोशन है अपना वो इमोट कर देंगे, ठीक। तो ये साइकोमोटर डोमेन से संबंधित हैं। ये जो इसमें 6 लेवल्स होते हैं साइकोमोटर में, है ना, ये सब यहाँ काम नहीं आएंगे। ये साइकोमोटर यानी गत्यात्मक पक्ष से संबंधित हैं। अभी समझते हैं। मोटर यानी एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, सिंपल बात है। साइकोमोटर की बात होगी, अभी हमने डिस्कस किया था, जो डूइंग एस्पेक्ट है आपके व्यवहार का, जिसमें आप कुछ भी करने की बात हो रही है, बेसिक मूवमेंट की, रिफ्लेक्सेस की, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन की, यानी साइकोमोटर। अगर यहाँ पे सोचने की बात होती, थिंकिंग एस्पेक्ट की, या दिमाग से संबंधित कुछ भी होता, तो हम कह देते कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ये वही ब्लूम का सिद्धांत है, BS ब्लूम का। अफेक्टिव क्या है आपकी, ये फीलिंग से संबंधित है, यानी आपके इमोशन से, फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ योर बिहेवियर, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में यहां रखनी ही होती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इससे पहले ये देख लीजिए एक बार, ये मैंने ऐड कर दिया था ताकि आपको आइडिया लगे, ये PDF में भी मिल जाएगा। जो साइकोमोटर डोमेन है, गत्यात्मक पक्ष है BS ब्लूम का, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में कंफ्यूजन हो सकती है, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो साइकोमोटर डोमेन है, जिसपे हैरो ने काम किया, अनीता हैरो, 1972 में, 1972, साइकोमोटर डोमेन। पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। देखो ये वैसे तो एक हायरार्की में है, रिफ्लेक्स को सबसे नीचे होना चाहिए था, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, तो आप इसको बढ़ते हुए क्रम में याद रखिएगा। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में क्या है, बेसिक जो रिएक्शंस हैं, जैसे इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, आपने बच्चे के हाथ में ऐसे हाथ रखा, उसने पकड़ लिया, है ना, पलकों का झपकना, दिल का धड़कना, ये सब क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, इन पे आपका कंट्रोल नहीं है। फंडामेंटल मूवमेंट्स, जो बेसिक मूवमेंट्स है, जैसे दौड़ना, चलना, या चीजों को ग्रास्प करना, उठाना, पकड़ना, ठीक है। दौड़ना भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिंपल वॉकिंग और ग्रेस्पिंग जैसी चीजें, ये बेसिक मूवमेंट्स हो गए। फिर आता है परसेप्चुअल एबिलिटीज। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति कोई रिस्पॉन्स देंगे, कोई गाना सुना, कुछ देखा आपने, ठीक। फिर आता है फिजिकल एबिलिटीज, जिसमें फिटनेस, जिसमें स्टेमिना बिल्ड होगा, जैसे रनिंग हो गया या कोई स्पोर्ट खेलना हो गया, आपका एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी यहाँ पे। स्किल्ड मूवमेंट्स, अब आपके यहाँ पे हो गया कि आपके अंदर स्टेमिना बिल्ड हो गया, आप थोड़ा बहुत दौड़ने भागने लग गए, आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ अब आपको स्किल्ड मूवमेंट्स करने हैं, यानी मान लीजिए अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका मूवमेंट बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। फिर आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, जो कि हाईएस्ट है, कि आप अपने जेस्चर्स का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए, ये हाईएस्ट है। तो ये है कहानी साइकोमोटर डोमेन की। इसको मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी, अभी साइकोमोटर और आपका अफेक्टिव डोमेन दोनों की एक साथ बना दूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मतलब लाइव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये BS ब्लूम का ही हिस्सा है, जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम की, जिन लोगों को नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये पोल हम हटा लेते हैं। नहीं, शूटिंग फाइन मोटर स्किल नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस, आपकी आर्म्स भी यूज हो रही हैं, है ना, फिंगर्स तो हैं ही, आपकी आंखों का भी। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। पीयर प्रेशर इज अ टाइप ऑफ विच फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग, यानी जो साथी समूह है वो किस तरह से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, किस प्रकार का, इमोशनल, पर्सनल, सोशल या कल्चरल। अब देखो, इमोशनली भी अफेक्ट तो कर ही सकता है जो आपका साथी समूह है, बट ये कहां से आया, साथी समूह आया कहां से, क्लासमेट से, आपके दोस्त आए कहां से, समाज से ही आए ना, तो सामाजिक कारक है ये, ठीक है। पीयर प्रेशर इज अ टाइप ऑफ
सोशल फैक्टर, किस प्रकार के फैक्टर का टाइप है, तो सोशल फैक्टर। किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, तो इमोशनली भी कर सकता है, पर्सनली भी कर सकता है ना। तो किस प्रकार का फैक्टर है, तो सोशल फैक्टर। समाज में ही तो है। पीयर ग्रुप का मतलब है साथी समूह, जो लगभग आपकी एज के लोग हों या फिर जिनके साथ आप रहते हो। अब ये आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, अगर आप काम करते हैं वो एज में थोड़े बहुत इधर उधर भी चल जाएंगे, और ये आपके मोहल्ले के दोस्त हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हो या जो लगभग आपकी सेम एज के हों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको पोल देना चाहूंगी, देखना चाहूंगी कि आप कितना सही उत्तर इसका कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, पोल ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए और फिर बढ़ेंगे आगे। देखिएगा, क्वेश्चन है अ चाइल्ड मे हैव, पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, पहले जवाब ही दे दो पोल में, फिर ही बात करेंगे इस पे। इसमें मैं पानी पी लूं। देखो एक बार, क्वेश्चन है अ चाइल्ड मे हैव अ स्कीमा अबाउट अ टाइप ऑफ एनिमल। एक बच्चे के पास एक प्रकार के जानवर का एनिमल हो सकता है, उल्टा बोल दिया मैंने, एक प्रकार के जानवर का स्कीमा हो सकता है, जैसे कि डॉग। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में एक स्कीमा, एक प्रीवियस नॉलेज, एक तरह से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग पिक्चर है किसकी, डॉग की। उसको पता है कि कुत्ता कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक, सडनली द चाइल्ड वेंट और स्ट्रक व्हेन ही एनकाउंटर्स अ न्यू बिग एंड डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग। मान लीजिए कुत्ते को पता था कि एक पवेलियन नाम की एक ब्रीड होती है, उसने वही देखा था, छोटा सा क्यूट सा सफेद बालों वाला। अब अचानक से क्या हुआ, उसके स्कीमा में, बच्चे के स्कीमा में क्या था, बच्चे के दिमाग में क्या था कि एक छोटा सा व्हाइट कलर का क्यूट सा डॉगी होता है ना, इसको डॉगी कहते हैं, ये डॉग होता है, बात खत्म। एक दिन उसने अचानक से कुछ पिटबुल जैसा देख लिया है ना, या गोल्डन रिट्रीवर जैसा कुछ देख लिया, उसको लगा यार ये क्या है, डॉग तो वैसा होता है। So in this case, the child is the dash new information into his existing schema about dog. अब इस मामले में बच्चे का जो मौजूदा स्कीमा है उसमें नई जानकारी को वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, एकोमोडेट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा या एसिमुलेट करेगा। तो आप इसमें गलत हैं ज्यादातर लोग, है ना। मैं देख लेती हूँ आप पोल में क्या आंसर कर रहे हैं। देखो वैसे तो कोई भी प्रोसेस होती है तो उसमें दोनों ही चीजें लगती हैं, बट यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा एसिमुलेशन। उसका रीजन क्या है, डॉग का एक स्कीमा बच्चे के दिमाग में पहले से है, उसी स्कीमा में इसको ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि फिर से नया बनाना है या मैनिपुलेट करना है। हालांकि कुछ हद तक मैनिपुलेशन होगा, बट मेजर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एसिमुलेशन। अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ पे भी एकोमोडेशन के साथ ही चले जाते, बट यहाँ पे मेनली मेजरली क्या होता है, या तो उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या तो फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे शब्दों का जहां इस्तेमाल ना हो और लिखा हो एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या करना पड़ेगा, एसिमुलेशन इज द आंसर। कोई क्या कह रहा है, आपसे कब से पूछ रही हूँ कि रीड के फॉर्म में नेम में करेक्शन होगा कि आप इग्नोर किए जा रहे हैं। अब देखो आकांक्षा, कितनी बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहे हो आप, है। अभी भी 4800 लोग तो जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर पहले 5100 लोग थे। अब आप ये सोचो 4800 लोग कहीं खड़े हुए हों और एक साथ टाइप कर रहे हों और एक इंसान डिस्कस भी कर ले, कमेंट्स भी पढ़ ले सारे, कैसे पॉसिबल है? आपको क्यों लगता है ऐसा? आपको इग्नोर करके मैं कहाँ जाऊंगी? क्या जरूरत है ये क्लासेस चलाने की अगर इग्नोर ही करना होगा तो, है। मैं तो एक एक इंसान से मिलना चाहती हूँ, क्या करें। मेरा दिल दुखता है ऐसी बातें आप करते हो। अभी भी ये समझ में आता था कि जब भाई अगर लोग ही चैनल पे 4000 होते तो चलो 200 लोग आके कमेंट कर रहे हैं। देखो ये ना एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, इसको इसलिए कह सकते हैं कि आपने उसी स्कीमा में ऐड कर लिया। ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने आंसर इसको माना। अदरवाइज तो यहाँ पे एकोमोडेशन भी है एक तरह का। एक्चुअली जब होता क्या है, जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है ना यहाँ पे, उसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट बोल रही हूँ, आपकी कौन सी प्रोसेस में आते हैं ये दोनों, याद दिलाओ जरा, अडेप्टिंग की। तो अडेप्टेशन की प्रोसेस में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, एवरी टाइम कुछ हद तक एसिमुलेशन भी होता है और एकोमोडेशन भी होता है। ये बात हम कभी डिस्कस नहीं करते थियरी में, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। भाई अगर आप ऐड भी करोगे तब भी तो कुछ हद तक चेंज हुआ ही होगा ना, और जब आप चेंज कर रहे हो तब भी कुछ हद तक ऐड हुआ ही होगा कुछ। ठीक, तो खैर यहाँ पे सिंपल बात ये है कि जो डिफरेंट ब्रीड है उसको सिंपली ऐड कर लेना है। ऐसा नहीं है कि उसको डॉग का स्कीमा ही चेंज कर देगा, हालांकि वो चेंज होगा ही। ठीक है, तो ये दोनों अडेप्टेशन में आते हैं। डी आंसर जो है, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, नेम का करेक्शन देखो, वो तो इनका करेक्शन की डेट्स होती हैं, अगर डेट्स निकल चुकी हैं करेक्शन की तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि चेंज हो पाए। आपका क्वेश्चन मैं भूल गई। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम हिंदी में कहते हैं वस्तु स्थायित्व जो है वो किस अवस्था की विशेषता है। वस्तु स्थायित्व जो है वो किस अवस्था की विशेषता है,
ये पूछा है। वस्तु स्थायित्व किस स्टेज में आ जाता है? तो हम कहेंगे इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष। पियाजे के अनुसार इसको सेंसरी मोटर भी कह सकते हैं। इसी स्टेज में आपका आ जाएगा वस्तु स्थायित्व। ये अटक कैसे गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Whose socio-cultural theory of learning explains that learning occurs during social interactions between individuals? यानी किसकी सामाजिक सांस्कृतिक थियोरी है, सिद्धांत है, जो कहता है कि जो अधिगम है वो समाज और संस्कृति के बीच में, यानी लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब सीखते हैं। तो ये वाइगॉस्की कहेंगे सिंपली। ये वाइगॉस्की की थियोरी है, सोशियो कल्चरल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है लोकेलिटी एंड नेबरहुड कम्स अंडर विच फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। यानी जो लोकेलिटी है, जो आस पड़ोस है, और जो आपका नेबरहुड है, एक ही बात हो गई, तो वो किस एक एस्पेक्ट में आएंगे सीखने के? तो एनवायरमेंट में आएंगे, इमोशंस में आएंगे, कल्चर में आएंगे, या सोशल में आएंगे? तो ये सोशल में आएंगे, फिर इससे ही जुड़ जाएगा कल्चर, और ऐसे देखा जाए तो ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सोशल एस्पेक्ट में आएंगे, याद रखिएगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, आहा मजे आ गए। देखो एक बार, ये पोडियम से हाथ तोड़वा लिया मैंने, देखो, ठीक। तो ये सोशल एस्पेक्ट की बात हो रही है, समाज में आएंगे, बाकी इतनी बात क्लियर है। हाँ, क्योंकि लोकेलिटी जरूरी थोड़ी कि कल्चर, कोई एक पर्टिकुलर कल्चर की बात थोड़ी कर रहे हैं, ये कहीं पे भी होंगे। अगर लोकेलिटी और नेबरहुड, तो वो सोशल एस्पेक्ट में पहले आएंगे, कल्चर क्या है बाद की बात है, ठीक है। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। होपफुली आप होंगे बढ़िया, और 1 to 5 क्लियर हो गया। अंजलि कह रही है वेरी गुड यार, आप सभी को शुभकामनाएं। अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड